press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्टूडेंट्स, मैं अंचल धायल यानी एडी सर स्वागत करता हूं आप लोगों का एएमएस एकेडमी में। एएमएस एकेडमी में मैं आपके साथ फिजिक्स के सब्जेक्ट को डिस्कस करूंगा और यहां हम एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकी के साथ पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत का जो दौर रहेगा उसमें मेरा पूरा फोकस बोर्ड स्टूडेंट्स यानी कि 12th क्लास सीबीएसई एंड आरबीएसई पर रहेगा। वहां पर मैं आपको ये चैप्टर्स पढ़ाते समय आपके कंपटीशन लेवल के कॉन्सेप्ट्स को भी टच करता चलूंगा। लेकिन कई लोगों को ये होगा कि पहले 11th पढ़ाई जाए, लेकिन मैं पहले 12th पर फोकस करूंगा क्योंकि 11th के बच्चे अभी 12th की पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि उन्हें अपने बोर्ड्स जो अगले साल आएंगे उनकी ज़्यादा चिंता है, कंपटीशन की इतनी नहीं है। और 12th के जिन बच्चों को अभी कंपटीशन की चिंता है, उनके कंपटीशन सर पे आ चुके हैं, तो हम इतने छोटे टाइम स्पैन में वो पूरा डिस्कशन नहीं कर सकते। तो मैं पहले 12th के बोर्ड स्टूडेंट्स को टारगेट करके चलूंगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, मेरे जो लेक्चर्स होंगे उनका पूरा लेवल कंपटीशन के सभी कॉन्सेप्ट्स को टच करते हुए चलेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए मैं शुरू करता हूं 12th क्लास के पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहां पर बेटा मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि 12th क्लास के जो शुरुआती 5 या 6 चैप्टर्स हैं वो सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज पार्टिकल्स एंड स्टैटिक्स मतलब स्टेशनरी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज पार्टिकल्स को स्टेशनरी रखकर उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। चार्ज पार्टिकल्स, जो बेसिक चार्ज पार्टिकल्स सबको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो मैं यहां पर अगर ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए आपको सीधा बताऊं कि चार्ज कितने तरीके का होता है। कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। चार्ज 2 तरीके का होता है। चार्ज पार्टिकल्स 2 तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स में मैं यहां पर सिर्फ बेसिक पार्टिकल की बात कर रहा हूं। जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन के अलावा भी कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल XYZ। लेकिन वो सब मैं कब डिस्कस करूंगा, जैसे जैसे हम लोग थोड़ा और आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ रूबरू होंगे। मैं अभी यहां पर सिर्फ बेसिक पार्टिकल की बात कर रहा हूं। तो बेसिक पार्टिकल मतलब जो सबसे छोटा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इससे छोटा नहीं है। आपके अल्फा पार्टिकल जो हो गए, आपके न्यूट्रॉन जो हो गया, वो इन्हीं पार्टिकल्स के जोड़ तोड़ से बनता है। ये बेसिक पार्टिकल है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स में जो सबसे बेसिक चार्ज पार्टिकल है वो कौन है? प्रोटॉन। प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आती है? 1.6 into 10 raised to power -19 कूलाम। कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट डायमेंशन और कूलाम के अलावा जो यूनिट्स होती है उन सब पे मैं अगले सेक्शन में पूरी तरह से डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलाम। एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 raised to power -19 कूलाम। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स के मास भी होते हैं। पार्टिकल है तो डेफिनेटली, अगर मैं मासलेस पार्टिकल की बात करूं तो इस यूनिवर्स में केवल एक ही मासलेस पार्टिकल है और वो है फोटोन। बाकी सभी पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ मास होता है। तो प्रोटॉन का मास, फोटॉन्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास होता है 1.6 into 10 raised to power -27 kgs। तो ये आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या जो बेसिक पार्टिकल है उसकी डिटेल्स हैं। देन हम आ जाते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के बेसिक पार्टिकल पे। वो बिल्कुल प्रोटॉन से उल्टा, प्रोटॉन का सबसे बड़ा दुश्मन कह लो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? सेम जितना प्रोटॉन का उतना ही चार्ज वैल्यू इलेक्ट्रॉन की होगी, लेकिन नेगेटिव होगी। 1.6 into 10 raised to power -19 कूलाम्स। और इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से काफी ज्यादा कम होता है। ये होता है 9.1 into 10 raised to power -31 kgs। अब यहां देखेंगे, यहां माइनस की 27 पावर है और यहां माइनस की 31। तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है। प्रोटॉन्स के मुकाबले इलेक्ट्रॉन्स बहुत लाइट होते हैं। तो ये आपके बेसिक चार्ज पार्टिकल्स हो गए। इनके आगे हम जैसे जैसे चलेंगे बाकी के पार्टिकल्स को भी डिस्कस करते चलेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, ये तो चार्ज आ गया। चार्ज के बाद में अगर मैं चार्ज और अनचार्ज बॉडीज की बात करूं तो बड़ा सिंपल सी बात है कि जो चार्ज बॉडीज हैं वो क्या होती हैं? उनके पास कुछ ना कुछ चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यानी उनके पास या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या प्रोटॉन ज्यादा होंगे। और अनचार्ज बॉडीज के पास चार्ज नहीं होता है।
बिल्कुल गलत। अनचार्ज बॉडीज के पास चार्ज होता है, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, बैलेंस चार्ज होता है, नेट चार्ज 0 होता है। एक जो मिसकंसेप्शन कह लीजिए बहुत से स्टूडेंट्स में होता है, वो लोग ये मान के चलते हैं कि अनचार्ज बॉडीज आर चार्जलेस, उनके पास किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता है। नो, कोई भी बॉडी चार्जलेस नहीं हो सकती, उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज होगा। अगर वो अनचार्ज है तो उसका चार्ज बैलेंस है, मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होगा। अगर मैं इस बैलेंस को खराब कर देता हूं, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दूं, यानी प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ा दूं या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ा दूं, तो बॉडी अनचार्ज से चार्ज में कन्वर्ट हो जाती है। एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करने का जो फिनोमेना होता है वो चार्जिंग कहलाता है। अब चार्जिंग के कुछ बेसिक स्टेप्स पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बड़े सही तरीके से समझाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स में ये भी एक मिसकंसेप्शन होता है। क्या कंसेप्शन होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी बॉडी को आप नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर बड़ी सी सिंपल सी बात है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दो। और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे कैसे? उसे कुछ और इलेक्ट्रॉन दे दो। बहुत सिंपल है। लेकिन कंफ्यूजन इसके अगले सेक्शन में आता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या करेंगे? आप में से 80% स्टूडेंट्स का जवाब यही होगा कि सर प्रोटॉन्स के नंबर को बढ़ा दो ना। प्रोटॉन्स, जैसा आपने देखा, प्रोटॉन्स का मास बहुत ज्यादा है, और अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा प्रोटॉन मिलता कहां है, प्रोटॉन होता कहां है? प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस के अंदर से किसी पार्टिकल को निकालना या न्यूक्लियस में किसी पार्टिकल को फिक्स करना, उसके लिए न्यूक्लियर रिएक्शंस करनी पड़ती हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और चार्जिंग इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा है, तो हम इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से निकाल भी सकते हैं और चाहें तो वापस सेट भी कर सकते हैं। लेकिन प्रोटॉन्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर? तो मैं वापस इस बात पे आता हूं कि अगर किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसको नेगेटिवली चार्ज करने के लिए आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ा देंगे, उसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। और अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम कर देंगे। प्रोटॉन्स के नंबर को नहीं छेड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को कम कर देंगे, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स निकालना और उसमें डालना, ये कैसे होता है? ये इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे मेरी क्लास से पूरा रिस्पॉन्स चाहिए। जब तक आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में डाउट्स हो तो वो बताएं, और कुछ आप जानना चाहते हो तो वो बताएं। चलिए आगे चलते हैं। देन आता है आपके पास मेरा पहला टॉपिक, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कितने मेथड होते हैं? इसमें सबसे पहला और सबसे बेसिक मेथड होता है फ्रिक्शन और रबिंग, जो कि बचपन में आपने खूब किया होगा अपनी क्लासेस में, खाली बैठे हुए प्लास्टिक की स्केल को बालों में रगड़ के कागज के टुकड़े को ऊपर खींच के अपने आप को जादूगर समझा होगा। लेकिन वो कोई जादू नहीं है, वो बेसिक साइंस है आपकी, जो आपको 12th क्लास में समझ में आई होगी। फ्रिक्शन और रबिंग। तो उससे मैं पहले आपको एक चीज बताऊं कि जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? इसे बाहर निकालना चाहूं तो पहले फोकस ये करें कि यहां बंधा हुआ क्यों है। ये बंधा हुआ है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उसने इसको अट्रैक्ट कर रखा है, उसकी अट्रैक्शन फोर्स ने इसको बांध रखा है। तो अगर मुझे इसे बाहर निकालना है तो मुझे इसे इतनी एनर्जी देनी होगी कि ये इस अट्रैक्शन फोर्स के बंधन को तोड़कर बाहर निकल जाए। ठीक है? तो वो एनर्जी हम कैसे देते हैं? जो पहला कॉन्सेप्ट होता है रबिंग। जब आप दो चीजों को आपस में रब करते हैं, जब दो चीजों का आपस में फ्रिक्शन करवाते हैं, तो उस केस में हीट जनरेट होती है, एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मेरी अगर दो बॉडीज एक दूसरे पर रब कर रही हैं तो एक बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और दूसरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो जब मैं फ्रिक्शन से यानी रब करने के बाद जब मैं अलग करूंगा तो एक बॉडी तो नेगेटिवली चार्ज रहेगी और एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज रहेगी। तो चार्जिंग का सबसे बेसिक तरीका क्या हो गया? फ्रिक्शन और रबिंग ऑफ टू बॉडीज। इससे आपका इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इस पे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो आपके जेईई लेवल पे तो इसमें इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड आपके एनडीए के पेपर में और आपके नेवी एयरफोर्स के लेवल पे, जहां थोड़ा बहुत फिजिक्स में थ्योरेटिकल पोर्शन पे भी फोकस किया जाता है, वहां एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है
कि एक ग्लास रॉड है, उसको मैंने सिल्क के क्लॉथ के साथ रगड़ा, एक ग्लास रॉड है उसको मैंने सिल्क के क्लॉथ के साथ रब किया, तो कौन सी बॉडी तो पॉजिटिवली चार्ज होगी और कौन सी नेगेटिवली चार्ज होगी। अब यहाँ हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ऐसे तो कितनी बॉडीज को याद करेंगे। तो उसका कंफ्यूजन का इलाज मैं आपको बताता हूं। उसके कंफ्यूजन का इलाज ये है कि आपके पास कुछ 4 या 5 बॉडीज होती हैं जिनके कॉम्बिनेशन को याद रख लो, उसके अलावा बाकी कॉम्बिनेशन पे सवाल नहीं बनता। वैसे देखा जाए तो बहुत सी बॉडीज होती हैं, लेकिन आप इस कॉम्बिनेशन पर ध्यान देंगे, राइट। तो मैं आपको यहां पर एक टेबल बनाकर दे रहा हूं जिसके अंदर जब आप 2 बॉडीज को रब करते हैं तो कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन नेगेटिवली चार्ज होगा, हम उसे देख लेंगे। यहां इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज की बात करूंगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रगड़ा, तो बेटा जब मैं ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रगड़ूंगा तो आप याद रखेंगे कि ग्लास के रॉड में से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सिल्क के कपड़े में चला जाएगा। तो ग्लास रो कैसा हो जाएगा, आपकी ग्लास जो रॉड है वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और जो आपका सिल्क का कपड़ा है, सिल्क क्लॉथ है, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, राइट। एंड देन इसके बाद में हम आते हैं कि जो आपके फर होते हैं, फर की बात कर लीजिए आप, ठीक है, या वुलन क्लॉथ की बात कर लीजिए, ऊन के जो कपड़े होते हैं इनके साथ बेसिकली हम लोग किसको रब करते हैं। अगर हम फर और वुलन क्लॉथ की बात करें तो इनके साथ हम अंबर एक मटेरियल होता है या फिर रबड़ की जो रॉड्स होती हैं उनको रब करते हैं, या रबड़ की स्टिक को रब करते हैं इनमें। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास एक कौन सा कपड़ा है, वुलन कपड़ा है या कोई जानवर का फर है, हम उसके साथ किसी रबड़ की रॉड को या फिर अंबर को रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो आपका क्लॉथ है या फर है वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो आपका रबर का रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो फर और वुलन क्लॉथ, इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और किस में चले जाएंगे, रबर में चले जाएंगे, तो वो आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है नायलॉन और प्लास्टिक रॉड पे। अगर मैं नायलॉन के कपड़े के साथ प्लास्टिक रॉड को रब करता हूं तो क्या होगा। नायलॉन के साथ प्लास्टिक रॉड को रब करने पर नायलॉन में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और प्लास्टिक की रॉड में इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब जो सबसे कॉमन है, बालों के अंदर कंघी रगड़ना। जब आप सूखे बालों के अंदर प्लास्टिक की कंघी रगड़ते हैं या आप प्लास्टिक की स्केल रगड़ते हैं तो उधर भी चार्जिंग प्रोसेस होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस में से निकलते हैं, आपके बालों में से। आपके बाल तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, लेकिन वो जो प्लास्टिक की स्केल है या प्लास्टिक का कंघा है वो नेगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। तो ड्राई हेयर आपका आ जाएगा पॉजिटिव में एंड नेगेटिव में कौन आ जाएगा, कॉम्ब और प्लास्टिक स्केल। क्लियर है? आई होप यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन एक क्वेश्चन कई बार आता है कि सर अगर हम एक स्टील की चम्मच लेते हैं और उसको बालों में रगड़ते हैं तो वहां चार्जिंग देखने को क्यों नहीं मिलती। वहां चार्जिंग नहीं देखने को मिलती, इसका कारण है कि स्टील इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में या चैप्टर में जब आएंगे तो उसे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छी कंडक्टर्स होती हैं उनके अंदर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, और जो बैड कंडक्टर्स होती हैं उनमें चार्ज मूव नहीं करता। तो यहां पर आप देख लीजिए सब के सब इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स हैं, कोई भी इनमें से गुड कंडक्टर नहीं है। स्टील को जब मैं रगड़ता हूं तो स्टील के अंदर, जैसे मान लो ये जो मार्कर है, अगर इसे एज्यूम कर लीजिए कि एक स्टील की स्केल है, जब मैं इसको मेरे बालों में रगड़ूंगा तो इस स्टील की स्केल में यहां पर कुछ चार्ज एक्यूमुलेट हो जाना चाहिए था, हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, क्योंकि स्टील एक अच्छा कंडक्टर है, ये चार्ज यहां से मेरी बॉडी से होता हुआ अर्थ में चला जाएगा, तो इस पर किसी किस्म का चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, तो कंडक्टर्स को हम चार्ज नहीं कर सकते, उसका कारण यह है कि उनके अंदर चार्ज ठहरता नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह भाग जाता है और उसको जहां पे भी अर्थ से कनेक्शन मिलता है वो अर्थिंग में चला जाता है। क्लियर है ये पूरा सेक्शन?
फर्स्ट मेथड जो फ्रिक्शन और रबिंग, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट होगी। फिर भी अगर हो तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन हम आते हैं मेथड नंबर 2 पे। आप मेरे जो भी अगर ये नोट्स वगैरह लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके बीच में लिख सकते हैं, राइट। देन हम लोग यहाँ से फ्रिक्शन और रबिंग के बाद में हमारे सेक्शन नंबर 2 पे चलते हैं, मेथड नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि बड़ा सिंपल है, जिसे आप नाम देते हैं कंडक्शन। अब बात आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन। कंडक्शन और इंडक्शन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेनास होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो कंडक्शन के अंदर क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट इन्वॉल्व होता है। जब मैं कोई दो बॉडीज को आपस में टच करता हूं, और उनके अंदर चार्ज का लेन देन होता है, तो ये फिनोमेना तो कहलाएगा कंडक्शन, जहां पे फिजिकल कांटेक्ट है। मैं दो बॉडीज को आपस में एक तार की मदद से जोड़ देता हूं, यहां पे जो चार्ज का आदान प्रदान होगा ये क्या कहलाएगा, कंडक्शन, क्योंकि यहां पर फिजिकल कांटेक्ट हुआ है। और फिर हम जब आगे देखेंगे इंडक्शन की बात करें तो इंडक्शन में दो बॉडीज का कांटेक्ट नहीं होता है। इंडक्शन पे मैं अभी अगले सेक्शन में डिस्कस करता हूं। पहले मैं कंडक्शन पे आपके साथ डिस्कस करूंगा और कंडक्शन पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो लेट मी बिगिन विद कंडक्शन। अब बात करते हैं कंडक्शन की। तो बेटा मैंने आपको बताया कि कंडक्शन में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सिर्फ टच करने पर ट्रांसफर होता है किसका, चार्ज का। तो इसका मतलब कंडक्शन केवल और केवल कंडक्टर्स में देखने को मिलेगा। अब आपके दिमाग में फिर वही एक कंफ्यूजन कि सर कंडक्टर्स को तो आपने बताया कि हम चार्ज कर ही नहीं सकते क्योंकि चार्ज ठहरता नहीं है। तो बेसिकली बेटा कंडक्टर को चार्ज करने का एक तरीका है। जैसे यही जो स्टील की चम्मच वाला मैंने एग्जांपल लिया था, अगर मैं इस स्टील की चम्मच को क्या करूं, कपड़े से लपेट लूं। किससे लपेट दूं, कपड़े से लपेट के पूरा पैक कर दूं कि मेरी बॉडी से कहीं इसका कांटेक्ट ना हो, और उसके बाद मैं इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करूं तो इसमें भी वैसा ही चार्जिंग फिनोमेना देखने को मिलेगा जो कि मुझे मेरे प्लास्टिक के कंघे में देखने को मिला था। क्यों मिला, क्योंकि मैंने जब इसको कपड़े से लपेट दिया तो इसे मेरी बॉडी से किसी तरह का कांटेक्ट नहीं मिला और बेसिकली इसे अर्थिंग नहीं मिली। यानी अगर मेरे पास कोई मेटल की ऑब्जेक्ट है, कोई मेटल की बॉडी है, कोई कंडक्टर की बॉडी है, मैं उसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं या उसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे देता हूं और ध्यान ये रखता हूं कि उसको किसी भी तरह से अर्थ के कनेक्शन में ना आने दूं तो वो चार्ज रहेगी। तो कंडक्शन का जो फिनोमेना है वो ऐसी ही बॉडीज में देखने को मिलता है, द बॉडीज विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इन विच चार्ज कैन फ्लो फ्रीली। वो बॉडीज जो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छी कंडक्टर्स होती हैं उनके अंदर चार्ज बड़े आराम से फ्लो कर सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि उनका अर्थ से कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि कंडक्शन के अंदर मान लीजिए मेरे पास एक मेटल का गोला है, एक मेटल की बॉल है, इसको मैंने एक इंसुलेटर स्टैंड पर रखा है। इंसुलेटर मतलब बैड कंडक्टर, ताकि ये अर्थ के कांटेक्ट में ना आए। इसको मैंने किस पे रखा है, इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा है, और हमने किसी भी तरीके से इसको चार्ज कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 10 कूलाम्ब का चार्ज दे दिया। हम चार्ज को जनरली आप कई किताबों में देखेंगे कि जो चार्ज को डिनोट किया जाता है वो Q से भी डिनोट किया था। तो अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ना लूं, मान लीजिए मैंने इसको चार्ज कितना दे दिया, Q1। और ऐसे ही मेरे पास एक और मेटल का बॉल है जो इसके पास रखा हुआ है, उसके पास चार्ज कितना है, Q2। तो वो भी हम यहां शो कर देते हैं कि यहां पर एक मेटल का बॉल और है, इसके पास चार्ज कितना है, Q2। अब मैं इन दोनों बॉल्स को एक तार की मदद से जोड़ देता हूं, एक कंडक्टिंग वायर की मदद से जोड़ देता हूं। ध्यान रहे ये जो दोनों जिस पर रखे हैं ये आपका स्टैंड कैसा है, इंसुलेटर स्टैंड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये इंसुलेटर होगा नहीं तो आप इनको चार्ज दे ही नहीं सकते, राइट। तो मैं आपको वापस से इस चीज को डील करता हूं कि इन दोनों बॉडीज के पास चार्जेस कितने, Q1 एंड Q2, दोनों को मैंने एक तार की मदद से जोड़ दिया है। तार की मदद से जोड़ने पर इनके अंदर चार्ज का आदान प्रदान होगा, फिर किसके पास कितना चार्ज बाकी रहेगा तो वो हम आगे के सेक्शन में, एक मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब बात करूंगा तब समझ में आएगा कि चार्ज किससे किस में जाएगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि अगर दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम, मटेरियल भी सेम, साइज भी सेम, शेप भी सेम, किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, तो इन्हें जोड़ने पर क्या होगा, इन दोनों में जो चार्ज है वो बराबर बराबर बट जाएगा, वो बराबर बराबर बढ़ जाएगा।
प्रॉब्लम तब आती है जब ये आइडेंटिकल ना हो। जब ये आइडेंटिकल नहीं होंगे तब हम लोगों को पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट काम में लेना पड़ेगा। वो मैं अगले चैप्टर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो है भी अगले ही चैप्टर में। अभी के लिए हम कंडक्शन के अंदर केवल उन्हीं बॉडीज के ऊपर डिस्कस करेंगे जो आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, जिनमें चार्ज बराबर बढ़ता है। तो अब इन दोनों बॉडीज को जब मैं आपस में कांटेक्ट में लाऊंगा तो क्या होगा, इन दोनों बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में लाने पर इनके बीच में चार्ज का कुछ आदान प्रदान होगा, कुछ लेन देन होगा। इस पे और इस पे टोटल चार्ज कितना है बेटे, इस पे और इस पे टोटल चार्ज, इसके पास Q1 है, इसके पास Q2 है, तो इन दोनों के बीच में जो टोटल चार्ज हो गया वो कितना हो गया, Q1 प्लस Q2। तो ये जो टोटल चार्ज है ये इन दोनों बॉडीज में आधा आधा बट जाएगा, यानी फाइनल स्थिति क्या हो जाएगी, पहले वाली बॉडी के पास इतना चार्ज बचेगा और दूसरे वाली के पास इतना चार्ज बचेगा। अब मैं इस वायर को चाहे हटा दूं चाहे लगा के रखूं, कोई अब आगे चार्ज का आदान प्रदान नहीं होगा, क्योंकि दोनों के पास बराबर चार्ज आ गया है। मैं वापस इस चीज को एक बार आप लोगों को रिपीट कर दूं कि एक बॉडी के पास चार्ज है Q1 और एक बॉडी के पास चार्ज है Q2। मैंने उन दोनों बॉडीज को जोड़ दिया, टोटल चार्ज था Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 का आधा चार्ज तो एक बॉडी के पास रह गया और आधा एक के पास रह गया, अगर दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं तो। क्लियर? दिस इज नोन एज कंडक्शन, जिसके अंदर फिजिकल कॉन्टेक्ट इन्वॉल्व होता है। अब बात आती है कि कंडक्शन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो बेटा कंडक्शन को जनरली कूलाम लॉ के साथ मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कि कूलाम लॉ कैसे मिक्स करा जाएगा। अभी मैं कंडक्शन के ऊपर कुछ बेसिक छोटे मोटे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। लेट्स सी। इन क्वेश्चंस के अंदर हम लोग जो बॉडीज की बात करेंगे वो सभी आइडेंटिकल होंगी। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिकल बॉडीज पर ही डिस्कस करेंगे। मैं ये आपके सामने एक क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स A and B have charge 5 coulomb and -20 coulomb each. If a third sphere C identical to both is brought in contact with A and B one after another, what will be the charge on each sphere? क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों में, मैं इस क्वेश्चन को पहले आपको थोड़ा सा बाइफिकेट कर देता हूं, समझा देता हूं कि हमारा ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास दो मेटेलिक स्फीयर्स हैं, एक तो है A और दूसरा मेटेलिक स्फीयर का नाम दिया गया है B। दोनों आइडेंटिकल हैं। A के पास कितना 5 कूलाम का चार्ज है और B के पास कितना -20 कूलाम का चार्ज है। और एक तीसरा स्फीयर है C जिसके पास कोई चार्ज नहीं है। उसको मैं पहले तो A के साथ कांटेक्ट में लाता हूं और फिर मैं उसको B के साथ कांटेक्ट में लेता हूं, तो फाइनली इन तीनों पर कितना कितना चार्ज बचेगा। उससे पहले मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज ये डिस्कस करना चाहूंगा। ये C को गेम से बाहर करते हैं। मैं अगर क्वेश्चन ये होता कि A और B दो स्फीयर हैं, एक के पास 5 कूलाम है, एक के पास -20 कूलाम है, मैंने दोनों को जोड़ दिया। मैं क्वेश्चन का थोड़ी सी शान शक्ल चेंज कर रहा हूं, मैं आपको इजी से लेके इस तक लेके जाऊंगा, इजी स्टेप से शुरू करेंगे। अगर मैं दोनों को आपस में टच करता तो बेटा दोनों पे फाइनली कितना चार्ज बचता, पहले के पास चार्ज कितना है 5, दूसरे के पास कितना है -20, तो टोटल चार्ज कितना हुआ Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2 यानी कि दोनों के चार्जेस को टोटल कर देंगे। टोटल करते टाइम ये बात ध्यान रखनी है कि चार्ज का साइन अगर माइनस का है तो माइनस का ही लेना है। तो 5 - 20, 5 - 20 गिव्स एग्जैक्टली -15। -15 को अगर मैं हाफ करूं तो कितना होगा 7.5 माइनस का, तो A के पास तो 7.5 और B के पास भी 7.5 नेगेटिव चार्ज बचेगा। क्लियर है? अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो इसका आंसर ऐसा होता, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इस अलग क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ। ध्यान से आप इसको पूरे खेल को ध्यान से समझेंगे। A के पास कितना चार्ज है 5 कूलाम। C के पास कितना चार्ज है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब बैलेंस्ड। मैंने C को A के साथ टच किया, कांटेक्ट किया C और A का, तो बेटा इन दोनों के पास टोटल चार्ज कितना है 5, 0 कितना है 5। तो इन दोनों को जब मैं आपस में कांटेक्ट करने लाऊंगा तो दोनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल हैं तो दोनों के पास चार्ज आधा आधा बट जाएगा, 2 बराबर भागों में बट जाएगा। तो इसके पास तो बच जाएगा 2.5 कूलाम और इसके पास बच जाएगा 2.5 कूलाम जब मैंने इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया। क्लियर? उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं C का कांटेक्ट A से तोड़ देता हूं, हटा देता हूं, और इस बार मैं C को वापस B के साथ कांटेक्ट करता हूं। अब मैं C को किसके साथ टच कर रहा हूं, B के साथ टच कर रहा हूं।
बी के साथ टच कर रहा हूं, तो अब इनके पास टोटल चार्ज कितना है? 20 तो माइनस का है और 2.5 प्लस का है, तो कितना चार्ज बचा इनके पास? माइनस का 17.5। Q1 प्लस Q2 गिव्स आपका माइनस का 17.5, राइट। देन 17.5 को अगर मैं हाफ करूं तो कितना कितना चार्ज बच जाएगा इनके पास? 17.5 को अगर आप हाफ करेंगे, मैथमेटिक्स सबकी अच्छी होगी, मेरी इतनी नहीं है क्योंकि मुझे कैलकुलेशंस की आदत नहीं है, कैलकुलेशंस को आप लोगों को थोड़ा फास्ट करना होगा। देन फिर भी मैं बता देता हूं यहां तो कि आप 17.5 को हाफ करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? क्या बचेगा? 8.75 माइनस का, 8.75 माइनस का। तो तीनों के पास फाइनल चार्ज कितना हो गया बेटा? ए के पास तो हो गया 2.5 कूलाम प्लस का, बी के पास हो गया माइनस का 8.75 कूलाम और सी के पास हो गया अगेन माइनस का 8.75 कूलाम। तो कंडक्शन पे बेसिक कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कंडक्शन पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कंडक्शन के साथ साथ कूलाम लॉ को मिक्स किया जाता है, जिसके अंदर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को भी आधा कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है। तो वो तब आपको समझ में आएंगे जब मैं आपके साथ कूलाम लॉ डिस्कस करूंगा। अभी हमने कूलाम डिस्कस नहीं किया है, पहले चार्ज का पूरा तरह से पूरा खेल समझ लेते हैं। मुझे लगता है कि यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगी। कंडक्शन इज क्वाइट क्लियर टू यू ऑल। देन उसके बाद में नेक्स्ट, कंडक्शन के बाद में अगला जो मेथड आता है वो आता है इंडक्शन। क्या आता है? इंडक्शन। अब ये इंडक्शन क्या है? इंडक्शन चूल्हे का नाम तो सब लोगों ने सुना होगा, टीवी पे बहुत बार ऐड देखा होगा, इंडक्शन कुकर एंड वो। तो क्या फर्क होता है एक इंडक्शन और कंडक्शन में? जैसा मैंने आपको बताया था कि कंडक्शन के अंदर फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है, इंडक्शन में कोई फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि राम ने श्याम को गाली दी तो श्याम को गुस्सा आया, तो क्या राम ने श्याम को टच किया? नहीं, उसने सिर्फ उससे बोला, उसे एक्साइट किया और वो एक्साइट हो गया, उसको गुस्सा आ गया। यहां कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ दोनों के बीच में, लेकिन वो एक्साइट हो गया। ऐसा जो एक्साइटेशन होता है वो इंडक्शन कहलाता है। अब मैं इसको अपने कंडक्टर्स के केस में ले आऊं कि एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर को चार्ज कर देता है, लेकिन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता, दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता। याद रहे, जैसे कंडक्शन केवल कंडक्टर्स में किया जा सकता है, वैसे इंडक्शन भी केवल और केवल कंडक्टर्स में ही किया जा सकता है, राइट। तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, मेरे पास बेटा एक स्फीयर है, ए नाम में क्या रखा है, एक स्फीयर है, इसके पास चार्ज कितना है? मैं कह देता हूं Q प्लस का। तो अब बात आप थोड़ी सी, मैं यहां पर एक बात आपको क्लियर करना चाहूंगा कि कंडक्टर्स के अंदर चार्ज होता कहां पर है? कहां पर मतलब अंदर होता है या सरफेस पे होता है? जैसे अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूं, इंसुलेटर को आप कोई भी चार्ज देंगे तो वो चार्ज जहां होगा वहां बैठ जाएगा, मतलब बॉडी के अंदर भी होगा। लेकिन कंडक्टर के अंदर, जैसे मैं इस स्फीयर की बात करूं, इसके अंदर चार्ज फ्री है मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और जैसा आप लोग सब जानते हैं ये बात तो, कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यानी अगर मैंने इसको मान लेते हैं +2 कूलाम का चार्ज दिया, तो इसके +1 कूलाम और +1 कूलाम में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। आगे हम क्वांटाइजेशन समझेंगे तो हम ये देखेंगे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपके दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को बेटा रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। धक्का देंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे और दूर जाते जाते कहां बैठ जाएंगे? सरफेस पे बैठ जाएंगे। सरफेस से बाहर जा नहीं सकते क्योंकि बाहर तो नॉन कंडक्टिंग एनवायरनमेंट है, एयर है आपका, उसके अंदर ही जा नहीं सकते। ऐसे ही जैसे जैसे मैं कंडक्टर को कोई चार्ज देता हूं, सारा का सारा चार्ज कहां इकट्ठा होता जाता है? उसके सरफेस पे, अंदर नहीं जा सकता। अंदर क्यों नहीं जा सकता? अंदर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि अंदर ये सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे सरफेस। यानी कंडक्टर्स को जब आप कोई भी चार्ज देते हैं, वो चार्ज कहां रहता है? उनके सरफेस पे। तो मेरे पास बेटा एक स्फीयर है, उसके पास कुछ चार्ज है, कह देते हैं कि कितना? प्लस का Q चार्ज है टोटल। अब इसको मैंने एक वही इंसुलेटर स्टैंड पे रख दिया। फिर मैं इसके पास एक इंसुलेटर स्टैंड पर एक और स्फीयर को लाके रखता हूं, आइडेंटिकल स्फीयर को लाकर रखता हूं। ये भी इंसुलेटर स्टैंड पे रखा है, लेकिन ये अनचार्ज्ड है। मैंने दोनों को टच नहीं किया, मैंने दोनों को टच नहीं किया। बड़े ध्यान से समझेंगे इस बात को। कंडक्टर है, कंडक्टर के पास फ्री चार्ज होता है, कंडक्टर के पास
फ्री चार्ज होता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये तो सब लोगों ने 10th लेवल तक पढ़ा होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो चार्ज को मतलब करंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वो केवल कंडक्टर्स के पास होते हैं, इंसुलेटर्स के पास नहीं होते। इसीलिए इंडक्शन सिर्फ कंडक्टर्स में ही देखने को मिलता है। तो इस कंडक्टर के पास क्या होगा, फ्री चार्ज होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये जो बेटा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव को हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये उन इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देगा, खींचना शुरू कर देगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन इस हिस्से पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अट्रैक्शन के कारण इस तरफ आकर इकट्ठे हो जाएंगे। अब वहां पे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो पीछे क्या बच गया, टोटल चार्ज 0 था, प्लस माइनस बराबर थे। इलेक्ट्रॉन एक साइड चले गए तो पीछे केवल पॉजिटिव चार्ज बच गया। तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस हिस्से पर बच गया। अभी भी इसका टोटल चार्ज 0 है, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, लेकिन हमने उनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, अभी ये चार्ज नहीं हुआ है क्योंकि इसका टोटल चार्ज 0 है। अब मैं क्या करता हूं कि इसको एक तार की मदद से अर्थ से जोड़ देता हूं, इसकी अर्थिंग कर देता हूं। मैंने इन दोनों का कॉन्टैक्ट नहीं कराया, इन दोनों का कॉन्टैक्ट नहीं कराया, इसको मैं अर्थ से जोड़ देता हूं। तो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को तो अपने अट्रैक्शन से बांध के रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है अपनी तरफ। तो ये नेगेटिव तो कहीं जाएगा नहीं, और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको तो वहां से रिपल्शन मिल रहा है, अट्रैक्शन तो मिल नहीं रहा। तो क्या होगा, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला जाएगा। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, अर्थ के अंदर चला गया। ठीक है, अब अर्थ के अंदर चला गया, मैं इस तार को यहां से उसके बाद हटा देता हूं। हटाने के बाद में मैंने क्या किया, हटाने के बाद में मैंने इस बॉडी को भी यहां से हटा दिया। तो अब ये नेगेटिव चार्ज को कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो इसका साथी था, जो इसको बैलेंस कर रहा था पॉजिटिव चार्ज, वो सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, वो सारा पॉजिटिव चार्ज तो अर्थ में चला गया, बच गया केवल अकेला नेगेटिव चार्ज, बच गया अकेला नेगेटिव चार्ज। तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और क्या करेंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। तो मैं अगर इस बॉडी की बात करूं, बॉडी ए ने इसको जब चार्ज किया तो दोनों के बीच में किसी तरह का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ। इस तरीके से जब आप किसी चीज को चार्ज करते हैं बिना छुए, तो वो चार्जिंग क्या कहलाती है, इंडक्शन। अगर बॉडीज आइडेंटिकल हैं तो जितना चार्ज अगर उसके पास प्लस का 5 कूलाम था, तो इंडक्शन के बाद इसके पास माइनस का 5 कूलाम आएगा। अगर आइडेंटिकल है तो, आइडेंटिकल नहीं है तो उसके बाद हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। देन यहां तक हमने जो बेसिक मोड्स थे किसी बॉडी को चार्ज करने के, उनको डिस्कस कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको कोई डाउट आना चाहिए। फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके आगे हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, वहां डिस्कस करेंगे। थैंक यू।